हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। क्लासिकल थ्योरी कुछ क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने ये थ्योरी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ के बारे में दी थी, ऐसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ जो कि डेवलप्ड हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हिंदी में इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब ये है, ये वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर मार्केट में प्रोडक्शन के रिसोर्सेज पर कुछ कैपिटलिस्ट का ऑनरशिप होता है और वो कैपिटलिस्ट लोग ही डिसाइड करते हैं कि मार्केट में क्या प्रोडक्शन बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बनेगा, किस रेट में बेचा जाएगा। ऐसी इकॉनमी को कैपिटलिस्ट इकॉनमी बोला जाता है। तो डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकॉनमीज़ में इनकम और एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम लेवल को डिसाइड करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। एक है प्रोफेसर केन्स की थ्योरी और एक है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी पहले आई थी, उसके बाद केन्सियन थ्योरी जो है वो आई थी। तो हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो कुछ क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। ये थ्योरी प्रोफेसर कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर जे.बी. से, प्रोफेसर पीगू, एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल और ऐसे ही कुछ इकोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। इन सब ने इनकम और एम्प्लॉयमेंट को लेकर अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस दिए थे। इन सब के ओपिनियंस को कंबाइन करके एक थ्योरी का फॉर्म दिया गया और जिसे नाम दिया गया क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल मीन्स बेस्ट, यानी कि इनके विचारों को दी बेस्ट बोला गया कि इन्होंने एक कंट्री में इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को इक्विलिब्रियम लेवल पर कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, उसके बारे में इन्होंने जो विचार दिए, जो ओपिनियंस दिए अपने, वो दी बेस्ट हैं। इसलिए इनके ओपिनियंस को कंबाइन करके ये जो सिद्धांत बनाया गया, इसे क्लासिकल वर्ड इसके नाम के आगे दिया गया, यानी कि दिस इज़ दी बेस्ट थ्योरी, यानी कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसे नाम दिया गया। इस थ्योरी में जो मेन स्टेटमेंट है दैट इज़ कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ द नॉर्मल फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट मीन्स कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहाँ का एक नॉर्मल फीचर है, यानी कि हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है, पूर्ण रोजगार रहेगा, वहाँ पर कोई बेरोजगारी कभी नहीं आएगी। ठीक है, और ऐसी इकोनॉमीज़ में फुल एम्प्लॉयमेंट होना बड़ी नॉर्मल बात है। ये इस थ्योरी का मेन हाईलाइट है। पूरी थ्योरी इसी स्टेटमेंट पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट सिचुएशन in which all the people who are willing to work at the prevailing wage rate get employment। यानी कि मार्केट में सभी लोग, जो मार्केट में वेज रेट चल रही है, उस वेज रेट पर जो लोग काम करने के लिए रेडी हैं, विलिंग हैं, जब उन सबको काम मिल जाता है, यानी कि जितने लोग, सीधी भाषा में कहें कि जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल रहा है, दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इनका मानना था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल रहा है, यानी कि वहाँ हमेशा पूर्ण रोजगार रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कभी बेरोजगारी नहीं होगी, कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। उनका मानना था कि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ टेम्पररी फिनोमिना। इट इज़ अ टेम्पररी फिनोमिना, यानी कि बेरोजगारी आएगी लेकिन थोड़े टाइम के लिए आएगी, और मार्केट में कुछ ऑटोमेटिक अपने आप ही एडजस्टमेंट होगी, कुछ ऑटोमेटिक अपने आप चेंजेस ऐसे हो जाएंगे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाएगी और मार्केट फिर से बैलेंस भी हो जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जब लोग काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा, या अगर हम सिम्बॉलिकली लिखें, व्हेन डिमांड फॉर लेबर इज़ लेस देन सप्लाई ऑफ लेबर, कि लेबर की सप्लाई तो अवेलेबल है, लोग काम करना चाहते हैं बट लोगों की डिमांड नहीं है, मीन्स लेबर की डिमांड नहीं हो रही है। तो इस केस में लेबर क्या करेगी?
अगर हम लेबर को भी एक कमोडिटी लेके चलें तो किसी भी चीज़ की जब डिमांड कम हो जाती है और उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसके रेट्स गिर जाते हैं, उन चीज़ों के प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो ऐसे ही लेबर के साथ होगा। लेबर की सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो लेबर अपना वेज रेट कम कर देगी। लेबर सस्ते में भी काम करने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा तो लोग काम करना चाहते हैं, तो लोग अपनी वेज रेट कम कर लेंगे। जैसे जैसे वेज रेट कम होती जाएगी, प्रोड्यूसर्स के लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी। प्रोड्यूसर्स को दिखेगा कि वेज रेट कम है, मजदूरी कम है, तो वो ज़्यादा मज़दूरों को काम देना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा मज़दूर बुलाना शुरू हो जाएंगे। तो लेबर की डिमांड धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और लेबर की डिमांड बढ़ते बढ़ते वो सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। और ये शॉर्ट रन के लिए हुआ और वो ऑटोमेटिकली वेज रेट में चेंजेस आए मार्केट में, और उस वेज रेट में आए चेंजेस ने लेबर की डिमांड और सप्लाई को वापस से बैलेंस कर दिया और फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन हो गया। एक्चुअली ये जो थ्योरी है ये प्रोफेसर से की एक स्टेटमेंट है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद पैदा करती है, यानी कि सप्लाई अपने लिए खुद से डिमांड क्रिएट करती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जितनी भी सप्लाई आएगी वो ऑटोमेटिकली डिमांड हो जाएगी। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अब चीज़ें 1000 से 2000 बना दी हैं तो बिकेंगी कैसे। प्रोड्यूसर्स को इस बारे में वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। वो जितनी सप्लाई मार्केट में लाएंगे वो सारी की सारी जो है वो डिमांड हो जाएगी, ऐसा प्रोफेसर से का मानना था। यानी कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, उसका इम्प्लीकेशन है कि एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि सप्लाई और डिमांड हमेशा बराबर रहेंगे। और ये थ्योरी भी इसी पे डिपेंड है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर रहेंगे और इस केस में फुल एम्प्लॉयमेंट भी होगा। यानी कि मार्केट बड़ी ठीक चल रही है, मार्केट में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास काम है, डिमांड भी और सप्लाई दोनों बराबर हैं, कोई अनफुलफिल्ड डिमांड नहीं है, कोई अनवांटेड स्टॉक्स नहीं पड़े हुए। ठीक है, प्रोड्यूसर्स भी परेशान नहीं है कि अनवांटेड स्टॉक्स पड़े रह गए हैं, और कंज्यूमर भी परेशान नहीं है कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। यानी कि कंज्यूमर्स भी सेटिस्फाइड, सप्लायर्स भी सेटिस्फाइड और वर्कर्स भी सेटिस्फाइड। इकॉनमी बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन इसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। वो डिस्टर्बेंस कब आएगा? जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, और फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, और कैसे वेज रेट उसको वापस बैलेंस कर देगी, वो वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएंगे। ये थ्योरी में 3 चेंजेस हैं। 3 चेंजेस ही वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो ये बताते हैं कि ये चीज़ें कैसे जो है वो बैलेंस में आती हैं। जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, इट मीन्स ये दोनों भी डिस्टर्ब होंगे। वो कैसे होगा वो हम उसके बारे में बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कब आएगा? बेरोज़गारी कब होती है? बेरोज़गारी तब होती है जब देश के अंदर सामान पहले से ही बहुत पड़ा है, फैक्ट्रियों में ऑलरेडी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, प्रोड्यूसर्स और स्टॉक बनाना नहीं चाह रहे, उनका स्टॉक पहले से ही बिक नहीं रहा है, तो प्रोड्यूसर्स और सामान नहीं बनाएंगे। अगर उन्हें सामान और प्रोड्यूस नहीं करना तो वो लेबर को काम पे क्यों रखेंगे? वो कैजुअल लेबर को, टेम्प्रेरी लेबर को निकालना शुरू हो जाएंगे, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। यानी कि इस अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है? जब डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं रहे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट कब क्रिएट होगा? जब एग्रीगेट डिमांड कम रह गई है एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा है, स्टॉक ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो इट मीन्स प्रोड्यूसर्स लोगों को काम से निकालना शुरू कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। और इधर प्रोड्यूसर्स के पास ऑलरेडी सप्लाई पड़ी हुई है, तो वो और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी सप्लाई से। यानी कि तीनों जो बैलेंस है वो बिगड़ गए। इन्वेस्टमेंट और सप्लाई का बैलेंस, इन्वेस्टमेंट और सेविंग का बैलेंस जो है वो बिगड़ गया, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ गया, और लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई का बैलेंस भी डिस्टर्ब हो गया। और ये सब यहाँ से स्टार्ट हुआ जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं रही। ठीक है, डिमांड कम हो गई, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, प्रोड्यूसर्स लोगों को काम से निकालेंगे,
प्रोड्यूसर्स के पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है, वो और सामान नहीं बनाएंगे, यानी कि वो इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट पहले से कम हो जाएगी। तो इन तीनों को बैलेंस में लाना है, इन तीनों को वापस इक्वलाइज करना है। इन तीनों को इक्वलाइज कौन करेगा? लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई को इक्वलाइज करेगी वेज रेट, क्योंकि जब लेबर की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, इस केस में वेज रेट गिरना शुरू हो जाएगी। लेबर सस्ते में काम करना स्टार्ट हो जाएगी, लेबर अपनी वेजेस कम कर देगी, जिससे लेबर की डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और लेबर की डिमांड बढ़ते 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 सप्लाई के इक्वल आ जाएगी। तो ये बैलेंस हो गया। अब जब लेबर की डिमांड बढ़ गई है और यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो गया, ये कैसे बैलेंस आएगा? जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, ठीक है, शोरूम्स में, दुकानों में माल पहले से ही पड़ा है, तो उसको बेचने के लिए दुकानदार क्या करते हैं, जो ऑनर्स है वो क्या करते हैं, वो प्राइसेस डाउन कर देते हैं, वो चीज़ों की कीमतें गिराते हैं। तो मार्केट में जब जनरल प्राइस लेवल गिरना शुरू हो जाएगा तो डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग डिमांड करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और ये बढ़ते बढ़ते सप्लाई के बराबर आ जाएगी और इन दोनों का जो इम्बैलेंस था वो भी ठीक हो गया। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट और सेविंग का बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। कैसे? इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज़्यादा है। सेविंग ज़्यादा है इसका मतलब लोग पैसा ज़्यादा बचा रहे हैं और बैंकों में रख रहे हैं, ठीक है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सेविंग का मतलब कि लोग अपना पैसा बचा बचा के बैंक्स में रख रहे हैं। बैंक्स में जब सेविंग्स एक्सेस हो जाएंगी तो बैंक्स किस किस को रेट ऑफ इंटरेस्ट देते रहेंगे, तो ऐसे में बैंक्स क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब गिरना स्टार्ट हो जाएगी तो लोगों को अपना पैसा बैंक में सेविंग करना बेनिफिशियल नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है नहीं, इतनी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम बैंक में अपना पैसा क्यों रखें। तो लोग सेविंग्स करना कम करके अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करने या किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में लगाना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है वो इक्वलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों में चेंजेस पढ़े, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक है प्राइस और एक है वेज रेट। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइसेस एंड वेज रेट, ये तीनों मार्केट में फ्लेक्सिबल होंगे। इन तीनों की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही ये मार्केट में जो इम्बैलेंस आया है ये वापस से ठीक हो जाएगा। इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अगेन इक्वलाइज हो जाएंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन हो जाएगा और इकॉनमी हमेशा से फुल एम्प्लॉयमेंट प्लस बैलेंस में रहेगी और इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है वो इक्वलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्लासिकल थ्योरी में बताया गया है कि कैसे मार्केट जो है वो बैलेंस में रहेगी। कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी इम्बैलेंस होता है, वो ऑटोमेटिकली मार्केट में एडजस्टमेंट होंगी। वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन तीनों के बारे में ही बात की गई है, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लासिकल्स हमेशा मानते थे कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट को मार्केट पे छोड़ दो, उसको अपने हाल पे छोड़ दो, वो अपने आप ऑटोमेटिक इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं कि वो अपने आप को फिर से उस इम्बैलेंस से जो है वो रिकवर कर लेती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइसेस और वेज रेट, ये 3 वो फैक्टर्स हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी से मार्केट बैलेंस में रहेगी और ये इस थ्योरी का मेन थीम है। आगे हम बात करते हैं इसके अजम्पशंस की। सो फर्स्ट अजम्पशन है इस थ्योरी की, फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसमें यह अज्यूम किया गया है कि इसमें चाहे लेबर मार्केट है, चाहे फैक्टर मार्केट है या प्रोडक्ट मार्केट है, कोई भी मार्केट है, उस मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। यानी कि प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं या लेबर का जो वेज रेट है उसको कोई एक अकेला बायर या सेलर अफेक्ट नहीं कर सकता, वो प्राइस कलेक्टिव तरीके से जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। सेकंड इज रैशनल ह्यूमन बीइंग और रैशनल मैन, यानी कि इंसान जो है वो रैशनल है। रैशनल मीन्स कि हर कोई मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, वेदर इट इज़ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और लेबर। प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी चाहिए और लेबर को मैक्सिमम वेजेस चाहिए। थर्ड इज
मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्लासिकल्स हमेशा ये मानते थे कि मनी जो है वो सिर्फ चीज़ों को खरीदने और बेचने का एक ज़रिया है. इट इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. उन्होंने मनी के कभी भी किसी और फंक्शन को अहमियत नहीं दी है. फोर्थ assumption is flexibility of prices, wages and rate of interest. इन्होंने ये अज्यूम किया है कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइसेस और वेजेस ये तीनों फ्लेक्सिबल हैं. फ्लेक्सिबल मीन्स ये इजीली चेंज हो सकते हैं और ये फ्लेक्सिबल होंगे तभी ये मार्केट को बैलेंस में लेके आएंगे, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा. उसमें मैंने बताया कि कैसे ये तीनों चीज़ें इम्बैलेंस को ठीक करती हैं. फिफ्थ असम्पशन है लेजिस फियारे. लेजिस फियारे पॉलिसी. क्लासिकल्स हमेशा ये मानते थे कि इकॉनमी शुड फॉलो लेजिस फियारे पॉलिसी, कि इकॉनमी को लेजिस फियारे पॉलिसी में बिलीव करना चाहिए. मींस गवर्नमेंट शुडंट इंटरफेयर इन द इकॉनमी. गवर्नमेंट को इकॉनमी में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मार्केट में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मार्केट में कुछ भी इम्बैलेंस हुआ है ना, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट है इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होंगे, और अगर ये इक्वल नहीं है तो इनको इक्वल लाने का काम करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो कैसे इक्वलाइज करेगी वो हमने पिछले अभी थीम में पढ़ा. सेवेंथ पॉइंट है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. इस थ्योरी में जो प्रोडक्शन फंक्शन अज्यूम किया गया है वो शॉर्ट रन के लिए किया गया है. नेक्स्ट है क्लोज्ड इकॉनमी. क्लोज्ड इकॉनमी, ये थ्योरी क्लोज्ड इकॉनमीज़ के लिए ही एप्लीकेबल है. क्लोज्ड इकॉनमीज़ वो इकॉनमीज़ होती हैं जिनका फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ना तो वो फॉरेन से कुछ भी इंपोर्ट करती हैं ना ही एक्सपोर्ट करती हैं. तो ये थी इसकी अजम्पशंस. आगे बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, कि कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जो है वो इसमें तय होता है. इन अजम्पशंस के बेसिस पर कैसे हम निकालेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, और वो इक्विलिब्रियम हम तब कहेंगे जब कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा. यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर देश के अंदर जो आउटपुट बन रहा है हमें उसे मेंटेन करना है. तो वो हम कैसे निकालेंगे. क्लासिकल थ्योरी में ये माना गया है कि जो आउटपुट है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट्स यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और आउटपुट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. सो इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिख सकते हैं दैट प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और फैक्टर्स में 4 फैक्टर्स लिए गए हैं: लैंड, कैपिटल, लेबर को यहाँ पर एन से डिनोट किया गया है बिकॉज लैंड को भी हमने एल से किया है, इसलिए लेबर के लिए एन लिया है, एंड टेक्नोलॉजी. प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ लैंड, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी. लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा अजम्पशंस में, इसमें शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लिया गया. तो शॉर्ट रन में लैंड, कैपिटल और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. शॉर्ट रन में लैंड में या कैपिटल में या टेक्नोलॉजी में हम इतनी जल्दी चेंजेस नहीं ला सकते. तो इसलिए प्रोडक्शन सिर्फ डिपेंड हो जाएगा लेबर पे. यानी कि अब आउटपुट में जो भी चेंजेस आएंगे वो लेबर में आने वाले चेंजेस की वजह से आएंगे, बिकॉज लैंड, कैपिटल और टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता. तो इट मीन्स प्रोडक्शन में जो भी चेंज आएगा वो लेबर की वजह से आएगा. तो अल्टीमेटली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर. तो अब हम इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे.
प्रोडक्शन फंक्शन को लेबर से कैसे जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ ओ एक्स एक्सिस पर हम लेंगे एम्प्लॉयमेंट, या हम ये लिख सकते हैं डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर लिख सकते हैं, या हम एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम ले रहे हैं आउटपुट, बिकॉज हम प्रोडक्शन कैसे एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करेगा वो बताने वाले हैं। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा, मतलब हम ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके एम्प्लॉयमेंट में जब इंक्रीज़ होगी तो प्रोडक्शन में होने वाली इंक्रीज़ पहले से कम होगी, बिकॉज हमने अजम्पशंस में पढ़ा था डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं। इसमें अजम्पशंस में एक अजम्पशन है जिसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात हुई है, डिमिनिशिंग प्रोडक्शन फंक्शन है ये। तो डिमिनिशिंग प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब कि जब हम लेबर को बढ़ा रहे हैं तो पहले आउटपुट जितना बड़ा है अगली बार आउटपुट उससे कम बढ़ेगा। तो सपोज़ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मान लेते हैं कि शुरू में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इतना है, यानी कि इतनी लेबर काम कर रही है, और प्रोडक्शन इतना है। अब हमने लेबर बढ़ा दी, लेबर हमने यहाँ से यहाँ तक बढ़ाई है, प्रोडक्शन में इतना चेंज आया है। अगली बार फिर लेबर में इतना ही चेंज हम करेंगे, जितना मैंने यहाँ से यहाँ दिखाया है उतना ही लेबर में चेंज हम दोबारा करेंगे, और आउटपुट में जितना चेंज हुआ है पहले से कम होगा, बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन गोज़ ऑन डिमिनिशिंग, कि प्रोडक्शन में जो होने वाली इंक्रीज़ है वो पहले से कम होती जाएगी। तो अब हम इसको थोड़ा कम दिखाएंगे। इसी तरह से हम और भी लेवल्स ले सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह से जो है वो बन जाएगा, यानी कि ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का पाथ रहेगा। यानी कि इतना आउटपुट, इतना n लेवल तक अगर हम पर्सन्स लगाते हैं तो इतना आउटपुट होगा, n1 लगाते हैं तो इतना आउटपुट होगा, n2 लगाते हैं तो इतना आउटपुट होगा। लेकिन अब हमें इसमें से कौन सा लेवल चुनना है, हम इतने लोग लगाएं, इतने लगाएं या इतने लगाएं, इनमें से कौन सा लेवल चुनें, क्योंकि हमें चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब किस जगह पर फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट तो डिटर्मिन होता है जहाँ डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल होती है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इनमें से वो कौन सा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर हमारा डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल होगा। तो जिस लेवल पर लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई इक्वल होगी हम उस लेवल को चुन लेंगे, और उस लेवल से जो आउटपुट हमारा डिसाइड होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो माना जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले बात करनी पड़ेगी डिमांड फॉर लेबर की और सप्लाई ऑफ लेबर की। तो चलिए बात करते हैं डिमांड फॉर लेबर के बारे में। लेबर की डिमांड हम प्रोडक्टिविटी के लिए करते हैं। हम लेबर को क्यों बुलाते हैं, बिकॉज लेबर हमें काम करके दे सकती है, यानी कि वो हमें कुछ प्रोडक्शन बना के देगी और उस प्रोडक्शन की मार्केट में कुछ वैल्यू है, प्रोडक्टिविटी वो हमें क्रिएट करके दे सकता है। सो वी डिमांड द लेबर। अब लेबर को जब हम बुलाएंगे तो बदले में हमें उसे वेजेस भी देने हैं। हम लेबर को जो वेजेस, जो पैसे देते हैं वो होती हैं उसकी मॉनिटरी वेजेस। सपोज़ हमने एक लेबर बुलाई, उसे हमने 500 रुपये दिए, तो 500 रुपये इज़ द मॉनिटरी वेज। और अगर हम उसकी वेजेस को प्राइस लेवल से डिवाइड कर देते हैं, सपोज़ मार्केट में प्राइस लेवल जो है वो 10 का चल रहा है, तो इट मीन्स मॉनिटरी वेज को मैंने प्राइस से डिवाइड कर दिया, तो ये 50 क्या आया, ये 50 आ गया रियल वेजेस। इसे रियल वेज रेट कहते हैं, यानी कि ये पैसे की फॉर्म में वेजेस हैं, ये वो मजदूरी जो पैसे की फॉर्म में हमने लेबर को पकड़ाई है। और लेबर उस 500 रुपये में कितनी चीज़ें खरीद सकता है, हम उस पैसे से कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, वो होती है रियल वेज रेट। ठीक है, तो लेबर की जो डिमांड है वो वेज रेट से रिलेटेड होती है। अब आप चाहे मॉनिटरी वेज कह लीजिए या रियल वेज रेट कह लीजिए। तो वेज रेट अगर कम है तो लेबर की डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि अगर वेज रेट कम है यानी कि लेबर सस्ती है तो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा लेबर को बुलाएंगे, और अगर वेज रेट ज़्यादा है तो लेबर की डिमांड कम होगी। जैसे कि कोई चीज़ महंगी होती है तो उसकी डिमांड कम होती है, लेकिन जब वो सस्ती हो जाती है तो उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस रिलेशनशिप से इनमें इट मीन्स इनमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है
कि एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम हो रही है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन को इसमें हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ वाई एक्सिस पे हम वेज रेट ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लेबर की डिमांड या क्वांटिटी ऑफ लेबर ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बात की कि वेज रेट और लेबर की डिमांड इनमें उल्टा रिलेशन है, तो इट मीन्स यहाँ पे इनका जो डिमांड फॉर लेबर का जो कर्व है वो डाउनवर्ड बनेगा। अब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ लेबर की। तो बात करते हैं सप्लाई ऑफ लेबर की। लेबर की सप्लाई कौन करता है, जैसे कि अभी हमने पहले बात की कि लेबर की डिमांड करेंगे प्रोड्यूसर्स। वो इसलिए लेबर को डिमांड करते हैं क्योंकि लेबर उन्हें काम करके दे सकती है, उन्हें प्रोडक्शन बना के दे सकती है। और लेबर की सप्लाई कौन करेगा, यानी कि लेबर सर्विसेज की सप्लाई कौन करेगा, वो लेबर खुद करेगी। ठीक है, एक पर्सन है, एक मज़दूर है, वो मज़दूर अपनी जितना टाइम काम के लिए देने को तैयार है उसे हम कहेंगे लेबर सर्विस की सप्लाई। ठीक है, तो एक लेबर अपनी लेबर की सप्लाई क्यों देगा, अपनी सर्विस की सप्लाई क्यों देगा, क्योंकि उसे बदले में वेजेस मिल रही हैं। तो लेबर की जो सप्लाई है वो भी वेज रेट से रिलेटेड है। तो अगर उसे वेजेस ज़्यादा मिलेंगी तो वो लेबर की सप्लाई जो है वो ज़्यादा करेगा, और अगर वेजेस उसको कम मिलेंगी तो वो सप्लाई कम करेगा। यानी कि अगर हम उसे ज़्यादा पैसे देने को रेडी हो जाएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा काम करेगा, अगर हम वेजेस कम देंगे तो ऑब्वियसली वो काम कम करेगा। तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो अब हम इसको डायग्राम में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम वेज रेट लेंगे वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हम लेबर की सप्लाई ले सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये ऐसे अपवर्ड जाएगा हमारा कर्व। इस तरह से हम सप्लाई ऑफ लेबर को बनाएंगे। अब हमारे पास डिमांड फॉर लेबर का कर्व हो गया, सप्लाई ऑफ लेबर का भी हो गया, और उससे सबसे पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन का भी बनाया। अब हम देखेंगे कि कैसे लेबर के डिमांड और लेबर की सप्लाई बराबर होके फुल एम्प्लॉयमेंट लाएगी, और उस फुल एम्प्लॉयमेंट पे कैसे हम आउटपुट लेवल जो है वो कैसे डिटर्मिन करेंगे। उसके लिए हम दो डायग्राम्स एक साथ बनाएंगे। ये दोनों डायग्राम्स एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे बनाने हैं हमने। ऊपर वाले डायग्राम में मैं प्रोडक्शन फंक्शन का डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे और यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट का लेवल लेंगे। जो सबसे पहले वाला डायग्राम हमने बनाया था वो हम इसमें बनाएंगे, और यहाँ पर हम वेज रेट लेंगे और यहाँ नीचे हम डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर, या सीधा सीधा अगर हम कहें तो एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं। हमने प्रोडक्शन का कर्व ऐसे बनाया था, और अभी हमने देखा कि डिमांड फॉर लेबर हमारा डाउनवर्ड है और सप्लाई ऑफ लेबर हमारा पॉजिटिव स्लोप है। तो जहाँ डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल होगा वहाँ हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा। यानी कि इस लेवल पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जितने लोगों की डिमांड हो रही है उतने लोगों को काम भी मिल रहा है, उतने लोगों की सप्लाई भी है, यानी कि जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। और इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हम इसको ऊपर ले जाएंगे। इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमारा आउटपुट जो है वो इतना बनेगा। तो इट मीन्स हम इस लेवल पर जो है वो आउटपुट बनाएंगे। इतने लोग अगर हम काम पे लगाते हैं तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, और इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हमारा ये जो आउटपुट का लेवल है ओपी, ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल हो जाएगा। और इस तरह से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ये हमारा मेंटेन हो गया। अगर देश में आउटपुट इक्विलिब्रियम में है, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स इनकम भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एम्प्लॉयमेंट से ही आउटपुट बनेगा, आउटपुट से ही इनकम जनरेट होगी। तो इस लेवल को हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तीनों ही कह सकते हैं। सो ये थी हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम इसकी क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।